प्यारे बच्चों, आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लास के संधि प्रकरण में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखो, संधि प्रकरण में हमने अभी तक जो पढ़ा है स्वर संधि के 5 पार्ट, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, अयागी संधि। अब देखो छठा पार्ट अपना है वह है पूर्व रूप संधि। तो देखिए पूर्व रूप संधि क्या है। बहुत ही सामान्य सा पार्ट है। पूर्व रूप संधि क्या है? देखिए, यदि पदांत में ए या ओ स्वर हो और उसके पश्चात ह्रस्व ए स्वर हो तो पूर्व का स्वर यथावत रहता है और ए अवग्रह में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो पूर्व रूप संधि क्या कहती है। यदि पदांत यानी प्रथम पद के अंत में यदि ए या ओ हो और उसके पश्चात ए स्वर आ जाए, इसको ह्रस्व कहा जाता है, इसका दीर्घ रूप आ होता है। ह्रस्व ए स्वर हो तो पूर्व का स्वर तो यथावत रहेगा। ए या ओ है, उसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जबकि आगे आया हुआ ए जो स्वर है वह अवग्रह में परिवर्तित हो जाता है। देखो मूल चीज इसमें क्या है, मूल चीज ये है परिवर्तन जहां होता है दृष्टि वहां होनी चाहिए। जैसे ए आया तो ए को आप इस अवग्रह में कब परिवर्तित करते हैं? जब इनके पूर्व में ए या ओ स्वर होता है तो जो भी आगे आया हुआ ए है वह अवग्रह में परिवर्तित हो जाता है। जैसे को जोड़ अपी, यहां आप देख रहे हैं कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ओ है और ओ के बाद ह्रस्व ए आ रहा है। ए या ओ के बाद यदि ए स्वर आता है तो आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे पूर्व पद में। बाकी आगे का जो ए है वह अवग्रह में परिवर्तित हो जाएगा। जो आपने ओ देखा और इधर ए है तो आप पूर्व पद को यथावत रहने दें और आगे जो ए है उसको आप अवग्रह में तब्दील कर, सब बन जाएगा कोआपी। ठीक है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण या अंतिम ध्वनि ए या ओ होनी आवश्यक है। जैसे ग्रामे जोड़ अस्मिन, यहां आप देख रहे हैं कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ए है और ए के बाद ह्रस्व ए स्वर होने पर पूर्व पद में या पूर्व स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और आगे जो ए है वह अवग्रह में परिवर्तित हो जाएगा। तो शब्द यहां बनेगा
रामे अस्मि। यानी पूर्व रूप संधि क्या करती है, ए को अवग्रह में परिवर्तित करती है, बस इतना ही काम है। कब करती है, जब उसके पीछे यानी इस ए के पीछे आपको ए या ओ स्वर नजर आता है तो उसके आगे आया हुआ ए अवग्रह में परिवर्तित हो जाता है। और देख सकते हैं आप, बालो तोड़ अपी हो आ गया, ओ के बाद आपको नजर आ रहा है ए, तो आप आगे आने वाले ए को अवग्रह में बदल दीजिए। पूर्व पद में कोई परिवर्तन नहीं, सब बन जाएगा बालो अपी। यानी ए या ओ के बाद यदि ए स्वर आ जाता है तो ए को आप अवग्रह में परिवर्तित कीजिए और कोई झंझट नहीं है इसमें, यही पूर्व रूप संधि है। देखो बच्चों, अब तक जो हमने पढ़ा है एक बार मैं पुनः रिपीट किए देता हूं कि स्वर संधि का जो अपना चैप्टर है पूरा हो गया है। तो सबसे पहले हमने देखा कि संधि क्या है, यानी संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ या मिलना होता है, यानी दो वर्ण जब नजदीक नजदीक होते हैं तो उन वर्णों में से किसी में भी कोई परिवर्तन आ जाता है तो उस परिवर्तन का नाम संधि है। संधि के तीन भेद हमने पढ़े, अच या स्वर संधि, हल या व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि स्वरों का संयोजन है, यानी दो स्वरों के पास पास होने से उनमें जो विकार या परिवर्तन आता है उसका नाम स्वर संधि है। और स्वर संधि के जो हमने 6 पार्ट पढ़े हैं उनमें सबसे पहले था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है कि यदि ए, ई, उ, री ये ह्रस्व हो या दीर्घ हो, इनके बाद यदि इनके समान ही स्वर आता है तो ये दोनों स्वर मिलकर अपने दीर्घ रूप का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा यण संधि के बारे में। यण संधि क्या कहती है कि भाई ए और आ के बाद यण संधि क्या कहती है कि ई, उ, री और द्री के बाद यदि असमान स्वर आता है तो ई का ये, उ का वह, री का रे और द्री का ले बन जाता है, ये यण संधि है। गुण संधि में हमने पढ़ा कि ए और आ के बाद यदि ई आता है तो ए बन जाता है, ए और आ के बाद यदि उ आता है तो ओ बन जाता है, यदि री आता है तो अर बन जाता है और द्री आता है तो अल बन जाता है, ये गुण संधि है। उसके बाद हमने पढ़ा वर्धी संधि के बारे में कि ए और आ के बाद यदि ए या आई में से कोई स्वर होता है तो दोनों मिलकर आई का निर्माण करते हैं, और ए और आ के बाद यदि ओ या औ होता है तो दोनों मिलकर के औ बना लेते हैं। बस इसके ये दो ही नियम है, ये वर्धी संधि है। उसके बाद हमने पढ़ा अयादी संधि के बारे में कि यदि ए, आई, ओ, औ इन स्वरों के बाद अन्य कोई भी स्वर आता है तो ए का ऐ, आई का आय, ओ का औ का आव बन जाता है, ये अयादी संधि है। और उसके बाद हमने सबसे अंत में देखा तो अभी पूर्व रूप संधि है। यह कहती है कि प्रथम पद के अंत में यदि ए या ओ स्वर होता है और उसके बाद यदि ह्रस्व ए आता है तो वह अवग्रह में परिवर्तित हो जाता है। ये छोटा सा परिवर्तन इसमें होता है, इसके कुछ उदाहरण हमने देखे। देखो बच्चों, अब हम इन सभी संधियों के कुछ उदाहरणों का अभ्यास करेंगे। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूं, उन उदाहरणों का आप संधि विच्छेद करेंगे और आगे संधि का नाम भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये उदाहरण काफी महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए। गुरु जोड़ उपदेश है, यानी आपको संधि करनी है और संधि का नाम लिखना है। और देखो, राजा जोड़ ऋषि,
वर्षा जोड़ ऋतु, मधु जोड़ अरि, मूर जोड़ अरि, मद जोड़ अंधे, बधु जोड़ आगमनम, महाजोड़ उपदेश है, से जोड़ अवधानम, मम जोड़ विकारे, हरे जोड़ अपि, तथा जोड़ एव, सही जोड़ अकै, चंद्र जोड़ उदय, महाजोड़ उत्स्वय, मध्य जोड़ अंतरम, पर जोड़ अहनम, तस्से जोड़ ऊपरी, मीन जोड़ अक्षी, नो जोड़ इकै। यानी ये उदाहरण है। इन उदाहरणों में आप ये देख लें, संधि करेंगे और संधि का नाम लेखन भी करेंगे। यदि आप इन उदाहरणों को बड़े आराम से करने में समर्थ हो जाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि संधि कितनी आसान है और बहुत ही सरल तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन उदाहरणों का अभ्यास करेंगे और संधि करके संधि का नाम लिखेंगे। ठीक है।